नमस्कार, रामा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चोल प्रशासन। कौन सा? चोल है प्रशासन। देखो, कल हमने चोल काल पढ़ लिया था। पिल्लन, हर्रे, चेतर, चैनी, जो इस वंश का सबसे प्रथम शासक था। लेकिन हमने बात की थी कि जो ये चोल काल है उसकी शुरुआत करेंगे किसे? कई काल से। लेकिन अब यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चोल प्रशासन। देखिए, सबसे पहले बात करें प्रशासन यानी होता क्या है, यानी जिसके द्वारा सरकार चलाई जाए। हमारे यहाँ पर वर्तमान की बात कर ले, सरकार तीनों होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उसी तरह हो सकता है कि उस समय भी न्यायव्यवस्था तो उस समय होती ही, दंड तो मिलता ही था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत 1208 ईस्वी तक की। उससे पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय जो शासन व्यवस्था है वो कैसी थी? सबसे पहले बात करते हैं जो ग्राम पंचायत प्रणाली पर कार्य थी। किस पर? जो हमारे क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। सबसे छोटा होता है पंचायती राज प्रणाली का पंचायत, उसके बाद है पंचायत समिति, उसके बाद में जिला परिषद। वर्तमान की बात करें तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में पंचायत समिति होती है, उसके बाद में तीसरा चौर होता है जिला परिषद। अब यहाँ की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। जो चोल प्रशासन था वो किस पर आधारित था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। पहला हमें ध्यान रखना है कि जो चोल प्रशासन है वो किस पर आधारित है? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। किस पर है? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। दूसरी बात कर ले, उसमें जो इस प्रकार गांव होते थे उस प्रकार वहां होते थे प्रांत। क्या होते थे? प्रांत हुआ करते थे। जो साम्राज्य था वो प्रांतों के अंदर है बंटा हुआ था। इस प्रकार वर्तमान की बात कर ले, देश से किससे बना होता है? राज्यों से। राज्य जिलों से, जिले ग्राम से भी, नगर पालिका से भी, नगर परिषद से। इसी प्रकार सबसे छोटी इकाई क्या होगी? गांव होगी। सबसे बड़ी इकाई की बात करें क्या हो गया? देश हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ बात कर ले, सबसे पहले क्या थे? प्रांत। प्रांत के अंदर बटा हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि प्रांत, जैसे राजस्थान में कितने जिले? 33। उसी प्रकार वहां कितने प्रांत थे? कितने प्रांत थे? 6। कितने प्रांत थे? 6 प्रांत थे। पहली बात हमने की चोल प्रशासन किस पर आधारित है? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। दूसरी बात करें कि कितने किससे बटा हुआ था? प्रांतों के अंदर। तो कितने प्रांत थे? 6 प्रांत। हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य की, जब हमने पढ़ा था मौर्य प्रशासन, तो उसमें प्रांत कितने थे? 5 प्रांत थे। लेकिन बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने थे? 4 थे। बात करें अशोक के समय कितने थे? 5 थे। कौन सा जुड़ा? कलिंग, जिसकी राजधानी तोसी, वो जुड़ा। उसी प्रकार यहाँ बात करें चोल प्रशासन के अंदर कितने प्रांत थे? 6। उन 6 प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम। क्या कहते थे? मंडलम। ध्यान क्या रखना है कि प्रांत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 प्रांतों के अंदर। प्रांतों को कहते क्या थे? मंडलम। अब बात करते हैं, जिस प्रकार अभी बात की हमने, सबसे पहले ग्राम हो सकता है, उसके बाद में नगर पालिका हो। ग्राम से क्या बनी? नगर पालिका। हमारी बात कर लेते हैं, नगर पालिका से क्या बना? जिला। जिला से क्या बना? राज्य। राज्य से क्या बना? देश। तो उसी प्रकार ये तो है वर्तमान स्थिति की बात करें। उसी की बात कर रहे हैं ये। सबसे पहले ग्राम था, गांव का समूह था, गांव का समूह बनकर क्या बना? नगर पालिका बना। नगर पालिका का समूह बनकर क्या बना? जिला। जिला का समूह बनकर राज्य बना, राज्य का समूह बनकर देश बना। उसी प्रकार बात कर लेते हैं उस समय की, किसकी? चोल प्रशासन की। सबसे पहले क्या? मंडल या मंडलम। क्या? मंडलम। मंडलम से क्या? कोट्टम, यानी छोटी इकाई। मंडलम से छोटी इकाई क्या है? कोट्टम है। कोट्टम से नाडु। नाडु कह सकते हैं एक तरह से जिलों को। इसको कह सकते हैं, इस प्रकार हमारा जिला होता है। उसी प्रकार उस समय नाडु क्या था?
क्या कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं। उसी प्रकार बात कर लें नाडु से छोटी कुर्रम, कुर्रम है गांवों का समूह है। क्या कहें, गांवों का समूह है। कुर्रम क्या है, गांवों का समूह है। अब सबसे छोटी इकाई होगी ग्राम। सबसे बड़ी इकाई की बात कर लें मंडलम, सबसे छोटी इकाई की बात कर लें ग्राम। सबसे यहां बात करें सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे बड़ी देश। उसी प्रकार उस समय जो प्रशासन था सबसे बड़ी इकाई मंडलम, सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है, मंडलम, मंडलम के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद में ग्राम। अब बात कर लेते हैं कि नाडु की बात की हमने, तो अभिलेखों में कौन से अभिलेख हमने पढ़ा था हमारे प्रशासन के अंदर कि किसके अभिलेख, एक ऐसा राज्य जिसने अपने प्रजा के सीधे संवाद करने के लिए किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से सीधा संदेश पहुंचाया। उस राजा का नाम आप जानते हो सभी, अशोक। उसी प्रकार अभिलेखों के अंदर नाडु की सभा को क्या कहा गया है, क्वेश्चन आता है कि चोल प्रशासन के अंदर अभिलेखों में नाडु की सभा को क्या कहा गया है। ला से क्या बना, नाटक। हमें क्या करना है, नाटक। सभा के अंदर क्या करना है, नाटक करना है। तो अभिलेखों में नाडु की सभा को क्या कहा गया, नाटक कहा गया। ध्यान रखना है, अभिलेखों में नाडु की सभा को क्या कहा गया, नाटक। सबसे पहले बात की चौक प्रशासन की, किस पर जाता है, सिंपल सी बात है, ग्राम पंचायत प्रणाली पर जाता है। अब इसके बाद में ग्राम पंचायत प्रणाली पर दलित हो गया। कितने प्रांतों के अंदर, 6 प्रांतों के अंदर। क्या कहा गया, मंडलम कहा गया। अब उसके बाद में इकाई की बात करते हैं, मंडलम के बाद में देखा हमने कोट्टम, कोट्टम के बाद में नाडु, नाडु के बाद में कुर्रम, कुर्रम के बाद में ग्राम। इसके बाद में बात की कि इसकी अभिलेखों में नाडु, नाडु को क्या करना है, नाटक करना है, नाटक का है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो आगे नगर की श्रेणियों को, क्या नगर, नगर की श्रेणियों क्या है, नगरतार। नगर की श्रेणियों का क्या क्या गया, नगरतार जा गया। दोनों याद हो जाएंगे। अभिलेखों में नाडु, ना से नाटक, नाटक, नगर से नगर के अंदर तार, नगर तार। नगर की श्रेणियों का क्या करेगा, तार का। अब देखो बात करते हैं गांव के प्रतिनिधि जो है वो प्रति वर्ष निर्वाचित होंगे। कब होंगे, याद रखना है, हमारे यहाँ पे कितने वर्ष है, 5 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं। लेकिन वहां उस समय जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो प्रति वर्ष निर्वाचित हो रहे हैं। कितने वर्ष है, प्रत्येक साल उनका चुनाव होता था। किनका निर्वाचित होते थे, वो जो गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनका प्रति वर्ष निर्वाचित होता था। ध्यान रखना है, कब होता था, प्रति वर्ष, प्रत्येक साल बाद प्रतिनिधि निर्वाचित होते। उसके बाद में मंडलों को स्वायत्तता प्राप्त थी। एक तरह से क्या प्राप्त थी, स्वायत्तता यानी आजादी प्राप्त थी। मतलब क्या प्राप्त थी, स्वायत्तता। अब बात कर लेते हैं इसकी कि राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई विधानसभा नहीं थी। मतलब राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, हमको मानना पड़ेगा। उस समय राजा क्या था, सर्वस्व था। जो राजा के मुंह से निकल गया वही नियम है। जिस प्रकार प्राचीन काल में शिक्षा होती थी, गुरु के मुंह से तो निकल गई वही शिक्षा है। तो उसी प्रकार राजा को नियंत्रित करने के लिए उसमें कोई विधानसभा नहीं थी, यानी राजा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। हमने पढ़ा हमारे प्रशासन के अंदर सभा और समिति थी। जो सभा थी वो स्पेशल किसके लिए थी, राजा पर नियंत्रित करने के लिए, बड़े व्यक्तियों पर नियंत्रित करने के लिए। लेकिन यहाँ चोल प्रशासन के अंदर राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई विधानसभा नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का कोई अंकुश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जो राजा ने कहा वो हमें मानना पड़ेगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। उस समय भूमि की उपज का कौन सा भाग है, छठा भाग कर के रूप में देना पड़ता था, या कहते हैं लगान के रूप में। किसके रूप में, लगान के रूप में। कौन सा भाग, छठा भाग। भूमि का छठा भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। अब देखो कौन सा भाग देना है, छठा भाग। किसके रूप में, लगान के रूप में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लगान जो हम कर देंगे, क्योंकि इसमें वस्तु नियम बना लेंगे। वैदिक सभा के अंदर वैदिक सभ्यता की बात कर लें, वैदिक समाज की बात कर लें। उस समय क्या थी, गाय के द्वारा वस्तु का आदान प्रदान होता था।
और अब बात कर लेते हैं चौल प्रशासन की। तो चौल प्रशासन के अंदर लगान जो है उस समय क्या था हमारे पास, अनाज था, यानी लगान या कर किसके रूप में, या तो अनाज जो हमारे खेतों के अंदर अनाज उगता था उसका 1/6 भाग, या फिर स्वर्ण मुद्रा, क्या दे दो, सोने की मुद्रा, क्योंकि भारत प्राचीन समय के अंदर सोने क्या कहलाता था, चिड़िया कहलाता था, तो स्वर्ण मुद्रा के अंदर लगाने देना पड़ता था। अब बात करते हैं उस समय हमें यह ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमें, कि सोने का सिक्का क्या कहलाता था, सोने का सिक्का क्या कहलाता था। बात की कि हमने वैदिक सभ्यता की, उसके अंदर आया था एक निषक, क्या था, निषक। निषक क्या है, सोने का आभूषण या सोने का सिक्का। तो उसी प्रकार ये क्या, कासु, सोने का सिक्का क्या है, कासु है, वो कितनी औंस, 16 इंच। औंस क्या है, इकाई है किसकी, मापने की। तो कासु जो है सोने का सिक्का कहलाता था। क्यों सुना जाए, कासु क्या है, सोचते रहेंगे विकास है क्या, कासु क्या है, सोने का सिक्का। कब है, चोर प्रशासन में। ये हमारा इतना हो गया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले बात की थी ग्राम पंचायत प्रणाली पर है, किस प्रकार है ग्राम पंचायत प्रणाली, कितने प्रांत, 6 प्रांत। इसके बाद बात की हमने प्रांतों क्या कहा गया, मंडलम कहा गया, मंडलम के बाद में पट्टम, पट्टम के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद में ग्राम। इसके बाद अभिलेखों में नाडु के समय क्या करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा, यानी नाटक। इसके बाद में नगर की श्रेणी क्या कहा गया, नगर है तार। इसके बाद में गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष क्या होते थे, निर्वाचित। वर्तमान के अंदर 5 वर्ष में है, लेकिन वहां उस समय प्रति वर्ष निर्वाचित होते थे। तो बात कर ले मंडल को क्या प्राप्ति, स्वायत्ता प्राप्ति, राजा को नियुक्त करने के लिए कोई विधानसभा नहीं, जो राजा ने कह दिया मानना पड़ेगा। इसके बाद भूमि के ऊपर से कितना भाग है, 6ठा भाग, और किसके रूप में देना पड़ता था, अनाज या फिर सोने मुद्रा के रूप में। कासु क्या था, सोने का हिस्सा, सिक्का, जो कितनी औंस है, 16 औंस। अब बात कर लेते हैं चोल प्रशासन के अंदर स्थलीय सेना के साथ साथ, स्थलीय सेना तो थी, उसके साथ साथ जांची बेड़ा सेना भी थी। जांची बेड़ा यानी बात करें नौ सेना, वो भी उस समय विद्यमान थी। तो इसके बाद में सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं का भी उस समय क्या हुआ, विकास हुआ। सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं उस समय चली, बड़ी बड़ी योजनाएं किसकी, सिंचाई की। इसके बाद बात करते हैं चोल कला, किसकी, चोल कला की। देखो जो चोल साम्राज्य है उसके अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारे मंदिर निर्माण हुए। उस समय जो लोग थे शिव धर्म को भी मानते थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे। ये आगे हम बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं पल्लवों की जो स्थापत्य कला थी। स्थापत्य कला क्या होता है, कोई वस्तु को क्या करना, निर्माण करना, यानी पल्लवों की जो स्थापत्य कला थी उसको आगे बढ़ाया। पहली बात, किसकी स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया, पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। दूसरी बात, जो उस समय मंदिर बना करते थे वो कौन से शैली के थे, क्वेश्चन आता है, मंदिर कौन से कला के अंदर मंदिर कौन से शैली के थे, ऊपर से क्वेश्चन उठा दिया, कौन से के, द्रविड़ शैली के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के होते थे। अब बात कर लेते हैं उस समय का प्रमुख मंदिर है कौन सा था, तो राजराज प्रथम। कौन सा, राजराज प्रथम, जिससे लोग रणनीति के बाद में राजराज की उपाधि धारण की थी, वही राजराज प्रथम जिसने कौन सा मंदिर बनाया, तंजौर का शिव मंदिर। कहां का, सबसे पहले बात की चौल कला के अंदर पल्लवों की स्थापत्य कला आगे बढ़ाया। मंदिर कौन शैली के अंदर बनते थे, द्रविड़ शैली के अंदर हुआ करते थे। राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया, तंजौर का शिव मंदिर। अब बात कर लेते हैं जो दक्षिणी भारत है, क्या कहते हैं दक्षिणी भारत को, नाम एक और भी दक्षिणी भारत को कहते हैं कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत है। क्वेश्चन यह आता है कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, बताया आपको इस तरीके से कि ऐसा स्थलीय भाग जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीन तरफ से किससे घिरा है, जल से घिरा है, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाता है, महाद्वीप। लेकिन हम बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत की, जो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसमें जो दक्षिण भारत के अंदर नहरों की प्रणाली है,
किसकी? नहरों की प्रणाली किसकी देन है? चोलों की देन है। याद रखना दक्षिण भारत के अंदर जो नहरों की प्रणाली है किसकी देन है? चोलों की देन है। अब बात कर लेते हैं, एक और बात अभी बात की थी कि जो चोल कला है उसमें कहां के मंदिर सबसे अच्छे, सर्वोत्कृष्ट, जिस प्रकार हिमालय जो पर्वत की जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची है यानी सर्वोत्कृष्ट, उसी प्रकार चोल कला के अंदर सबसे अच्छे मंदिर कौन से? चिदंबरम और तंजौर के मंदिर जो है सबसे अच्छे हैं, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छे मान जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जिस प्रकार मोहनजोदड़ो के अंदर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी, उसी प्रकार यहाँ चोल कला के अंदर किसकी? नटराज शिल्पी कांस्य की मूर्ति बनाई थी, नटराज शिल्पी कांस्य की मूर्ति। अब बात करते हैं लास्ट चोल कला के अंदर, जो पहले बात की हमने मंदिर कौन शैली के अंदर थे? द्रविड़ शैली के अंदर। तो बात कर लेते हैं अपने मंदिरों की गोपुरम शैली का भी विकास है हुआ। वो तो उस समय मंदिर बनाए जाते थे द्रविड़ शैली के, लेकिन मंदिरों की जो गोपुरम शैली का भी इसमें क्या हुआ था? विकास है हुआ था। अब बात कर लेते हैं समाज, सोशल चोल कला के समाज की बात कर लेते हैं कि समाज किस प्रकार का था। देखो पहली बात हमने पहले भी बात की थी, किसको मानते थे? शिव, यानी कि शिव को मानते थे। बात आ भी गई, नटराज शिल्पी कांस्य की मूर्ति मिली है, यानी किस धर्म को मानते थे? किस देवता को मानते थे? शिव धर्म को मानते थे। देवता आ जाएगा तो शिव आ जाएगा। अब बात करते हैं जो राजाधिराज के लेख हैं उसके अंदर कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। राजाधिराज के लेखों के अंदर है कौन से यज्ञ का वर्णन मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। इस प्रकार गुप्तवंश के अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था, या अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, उसमें अश्वमेध पराक्रम का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार यहाँ की बात कर लेते हैं, राजाधिराज के लेखों में कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन या वर्णन मिलता है। इसके बाद की बात कर लेते हैं स्त्रियां, जो औरत है उस समय वो संपत्ति की स्वामिनी होती थी, यानी आज भी चाबी या कुंजी की बात कर लें किसके? गृह स्वामिनी के पास होती है। उसी प्रकार उस समय भी संपत्ति की स्वामिनी कौन होती थी? स्त्रियां, यानी कि औरत। अब बात कर लेते हैं उस समय समाज के अंदर कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? दास प्रथा और देवदासी प्रथा। समाज सिंपल सा है। सबसे पहले बात की कौन सा धर्म? शैव धर्मावलंबी को मानने वाले थे। उसके बाद बात करी राजाधिराज के लेखों में क्या मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं स्त्रियां क्या होती थी समाज की? तो जो संपत्ति है उसकी क्या है? स्वामिनी है। गृह स्वामिनी, घर की स्वामी भी है और संपत्ति की स्वामिनी भी है। इसके बाद की कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? दास प्रथा और देवदासी प्रथा। चोल कला की बात की थी तो पल्लव की स्थापना का क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। मंदिर कौन शैली के अंदर बने हुए थे? द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए थे। और राजराज प्रथम का कौन सा मंदिर? तंजौर का शिव मंदिर। और बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत के अंदर जो नहरों की लेके फिर वो नहरों की जो देन किसकी है? जो प्रशासन की ही है। इसके बाद में जो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है, बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा, तो पल्लव वंश। 3 दिन का और है, उसके बाद पहला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा।